दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में। ये जो पूरा वीडियो है, इसको ध्यान से देखो, तवज्जो से देखो। आपके हज़ारों रुपये बचेंगे और आपको किसी भी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेरा 4 बार का साउथ कोरिया जाने का एक्सपीरियंस है और वो पूरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, यानी अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है साउथ कोरिया से, चौथी बार जाके आकर। तो साउथ कोरिया का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साउथ कोरिया का वीज़ा आपको कैसा मिलेगा, ये एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, पूरी तरह से आपकी रहबरी करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप साउथ कोरिया किस लिए जाना चाहते हैं। टूरिज़्म पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में अलग अलग कैटेगरीज है वीज़ास की। अब यहाँ हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आपको साउथ कोरिया घूमने के लिए जाना है, देखने के लिए जाना है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल्कुल आदमी ने साउथ कोरिया जाना चाहिए। उसको पता चलेगा कि भाई साउथ कोरिया दुनिया से 100 साल आगे कैसे है, साउथ कोरिया जापान की टक्कर में कैसे है। वहाँ का डेवलपमेंट देखकर, वहाँ की तरक्की देखकर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, वहाँ की टेक्नोलॉजीज देखकर आप खुद परेशान हो जाओगे और आप सोचोगे कि ये मुल्क तो दुनिया से 100 साल आगे जी रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वहाँ के वीज़ा के बारे में। तो देखो, अगर आपको साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के अंदर इस तरीके से गूगल को ओपन कीजिए, और दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि साउथ कोरियन वीज़ा फॉर इंडियंस, इस तरह से आप जो है ना गूगल के अंदर टाइप कीजिए। जैसे ही आपने टाइप किया तो देखो आपके सामने जो वेब पेज, अगला जो पेज ओपन हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले तो जो जेमिनाई है, गूगल का अपना प्रोडक्ट है, यानी गूगल का जो एआई टूल है, उसने आपके सामने ये सारे डिटेल्स खोल के रख दिया कि आप इंडिया से साउथ कोरियन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंडियन सिटीजन से रिक्वायर अ वीज़ा ट्रैवल टू साउथ कोरिया फॉर टूरिज्म और शॉर्ट टर्म विजिट्स एंड मस्ट अप्लाई इन एडवांस एट द कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। और देखो यहाँ पे फिर उन्होंने जो है ब्रैकेट के अंदर VFS ग्लोबल दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो VFS ग्लोबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरे भारत देश के लिए नहीं है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से आप मेरी बात को सुनिए। तो आपको जो है बहुत सिंपल और आसान तरीके से वीज़ा आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% डेफिनेटली मिलेगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हम आते हैं VFS ग्लोबल से पूरे भारत देश में कहाँ के लोग और कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, मेरा जहाँ पे माउस है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एम्बेसी ऑफ द साउथ कोरिया, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, और नीचे दिया है साउथ इंडिया। इसका मतलब ये है कि साउथ कोरिया के लिए अगर आपको VFS ग्लोबल के थ्रू एप्लीकेशन देना है तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया से जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश है और बिहार है, जो स्टेट्स या फिर ईस्ट के जो स्टेट्स है, ये सारे लोग जो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा VFS ग्लोबल के एप्लीकेशन सेंटर किन किन यानी जो हमारे यहाँ के रीजन्स है अलग अलग, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ये जितने भी एप्लीकेशन है ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली से। यानी जो लोग नॉर्थ इंडिया रीजन के अंदर रहते हैं, साउथ कोरिया के लिए जो है ना, उनको, उनके लिए VFS से वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ भी है एड्रेस। और जैसे ही जो लोग ईस्ट इंडिया है, तो ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो कोलकाता से कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसी के साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल वगैरह के लोगों के लिए उन्होंने कोलकाता को सेंटर बनाया हुआ है। अब ये 2 सेंटर जो है ना,
ये ईस्ट इंडियन लोगों के लिए और नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए है, और यहाँ पूरे डिटेल्स उन्होंने दिए हुए हैं। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले तो हमको सेंटर पता करना ज़रूरी है, फिर भी पीछे जाते हैं। अब है साउथ इंडिया। चलिए, अब साउथ इंडिया पे जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है चेन्नई का, और पूरी तरह से उन्होंने आपको ये क्लियर कर दिया हुआ है कि जो साउथ इंडिया में, देखो यहाँ पे चेन्नई का एड्रेस दिया हुआ है। और इसी तरह से साउथ इंडिया से कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केरला के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं, ऐसे ही जो है कर्नाटका, और जो साउथ इंडियन लोग हैं ना, वो चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पूरा डिटेल में है, ट्रैवल टू साउथ कोरिया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु विल नाउ बी एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस विथ ईज फॉर ऑल वीजा कैटेगरीज एट दिस स्टेट्स ऑफ द 8 साउथ कोरिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स। यानी इनके लिए, यहाँ पे जो है इनके लिए ये सब चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आता है हमारा, जैसा कि मैं पुणे में रहता हूँ, अब मुंबई के लोग, पुणे के लोग, इसी तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भी हमारे यानी वेस्ट इंडिया के अंदर हम लोग आ जाते हैं। अब हमारे लिए जो है ना, हम डायरेक्ट जाएंगे, देखो ये साउथ कोरिया की जो वेबसाइट है, ये जो मोफा की वेबसाइट है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे सामने जो है ये कॉन्सुलर एंड वीज़ा सर्विसेज का यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। ये सीधा सीधा डायरेक्ट जो है साउथ कोरिया की ही, यानी जो गवर्नमेंट की वहाँ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ये यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आने से पहले अब हम पहले ये बात करेंगे कि भाई नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के जो लोग हैं, ये लोगों के लिए तो VFS ग्लोबल से अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ पुणे में, कोई रहता होगा अहमदाबाद में, कोई रहता होगा सूरत में, कोई रहता होगा मुंबई में। हमारे लिए क्या है, तो देखो हमारे लिए जो है ना, मुंबई के वर्ली में साउथ कोरिया का कॉन्सुलेट है, लेकिन हम डायरेक्ट कॉन्सुलेट में जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं पहली बार गया था 2017 में, तब मैंने कॉन्सुलेट से अप्लाई किया था। फिर 2018 में गया तो भी कॉन्सुलेट से अप्लाई किया था। लेकिन अभी जो है ना, उन्होंने रूल्स इसलिए चेंज किए क्योंकि कोरोना के बाद जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा सिटी है और फिर ये जो रीजन है यहाँ से ज़्यादा लोग जाने वाले हैं साउथ कोरिया को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चलिए अब मैं आता हूँ उस डॉक्यूमेंट की तरफ जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि साउथ कोरियन कॉन्सुलेट ने फिर क्या किया। मुंबई का जो कॉन्सुलेट है उसने इन 10 टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स को ये काम दिया। मतलब अगर आपको साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है ना, तो देखो ये जो 10 या 11 टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट्स है, इनको जो है साउथ कोरियन कॉन्सुलेट के साथ में इन लोगों का एग्रीमेंट है। मतलब अब आपको इन्हीं 10 में से किसी ना किसी से अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो 10 है, इसमें से कुछ अहमदाबाद के भी हैं, इसमें से एक हैदराबाद, BLS इंटरनेशनल हैदराबाद में भी है, उसके अलावा कुछ अहमदाबाद में भी है कि भाई अहमदाबाद वालों को मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अहमदाबाद वाले जो है डायरेक्ट ये 10 में से एक एजेंट है। जैसे मैं देख रहा हूँ हाई फ्लायर ग्लोबल, वहाँ पे अहमदाबाद वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अब जो पुणे वाले हैं, तो पुणे का कोई ऑप्शन नहीं है, पुणे वालों को मुंबई ही जाना है। अब मुंबई जाएंगे तो आप डायरेक्ट कॉन्सुलेट में नहीं जा सकते। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखो, अब देखो ये जो एजेंट है ना, इनमें से बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं कि वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा मतलब ये है कि अब जो है, अब जैसे यहाँ पे अब हम वापस आएंगे, जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, अब ये हमको भरना है अभी। अब मिसाल के तौर पे कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के 500 रुपये लेते हैं आपसे, हालांकि वो जो है 10 मिनट का भी काम नहीं है। देखिए अब वो जो है 10 मिनट का भी काम नहीं है। अभी ये यहाँ देखो इन्होंने दे दिया है, मैंने जो आपको बताया ना, टू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। ये हमारे लिए मुंबई का जो है कॉन्सुलेट हमारा, हम उसके रीजन में आते हैं। चलो ठीक है,
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि हमको तो अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। तो वीज़ा के लिए जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो मैंने जो 10 एजेंट आपको बताया हूँ, तो इनका प्रॉब्लम ये है, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब कुछ प्रॉपर होगा, लेकिन फिर भी ये आपको परेशान करेंगे। फिर भी वो आपको बोलेंगे कि भाई आपने खुद से अगर फॉर्म भर दिया है तो उनको तकलीफ होंगी। इससे तकलीफ इसलिए होंगी क्योंकि उनके 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो वो अपने 500 रुपये के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है बहुत सारे फॉल्ट्स निकाल सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे अभी ये चौथी मर्तबा में जो अप्लाई करने का था, तो मैंने इन्हीं में से कुछ एजेंट से कॉन्टेक्ट किया। तो एक एजेंट के पास तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुंबई में ही। बाद में वो मुझे कहने लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है, आपने पिछली बार जो वीज़ा के लिए अप्लाई, यानी जो आपको वीज़ा मिला था, वो भी पासपोर्ट चाहिए, वो भी फिजिकल पासपोर्ट चाहिए, जबकि ये मेरा चौथा पासपोर्ट है। मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, तो इसके लिए मेरा पासपोर्ट जल्दी भर जाता है। मैं बोला भाई अभी 2017-18 का पासपोर्ट मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। अब ये सारी बातें जब हुई, और फिर बोले आपने फॉर्म खुद से क्यों भरे, जबकि फिर मैंने क्या किया, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास मैंने सबमिट किया था, वो तो अच्छा था कि मैं मुंबई में ही था, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट उसके पास से लिया। और लेने के बाद में इसी में देखो BLS इंटरनेशनल आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे BLS इंटरनेशनल जो है ना, वो आपको मिलेगा। BLS इंटरनेशनल जो है वो हैदराबाद वालों के लिए भी है और मुंबई वालों के लिए भी है। यहाँ पे दोनों का एड्रेस दिया हुआ है। मुंबई के अंदर जो है बिल्कुल नरीमान पॉइंट में, यानी जो नरीमान पॉइंट से एक रास्ता जाता है अंदर, और दलामाल टावर बोलकर एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वहाँ पे बस वहाँ पे आप चले जाएंगे, आपको गूगल मैप से वो अच्छे तरह से गाइड करेगा। मैं जब BLS इंटरनेशनल में वही सारे डॉक्यूमेंट, जिस एजेंट को मैंने, जिसका मैंने जो है ना बहुत सारे रिव्यू में उसका नाम सुना था लोगों के मुंह से, बहुत सारे यूट्यूबर्स, तो बाद में पता चला कि वो यूट्यूबर्स को इन्होंने पैसे दिए हुए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसके लिए फिर मैं उसी के पास गया था पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई यहाँ तो सब इस तरीके से आने वाले लोगों से पैसे कैसे निकाले जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वो धंधा चालू है, तो फिर मैंने वहाँ से मेरे पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और वहीं से मैं BLS इंटरनेशनल चला गया। BLS के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है साउथ कोरियन वीज़ा के लिए, वो एकदम पोलाइट है, एकदम नरम मिजाज है, एकदम, यानी मैंने वही डॉक्यूमेंट वहाँ से लिया और सीधा सीधा इनके पास में दे दिया। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता देता हूँ, तो थोड़ी सी आपकी रहबरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले जाएंगे वीज़ा के ऊपर। ये मैंने वीज़ा पे क्लिक किया। वीज़ा पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे। अब देखो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इनविटेशन लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये इनविटेशन जो लेटर है ना, अगर ये आपके पास में नहीं भी है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इनविटेशन लेटर का होना। बाकी मेरे पास तो हमेशा रहता है, उसका रीज़न ये है कि मैं जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर ये आपके पास में नहीं भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बजाय इनविटेशन लेटर के, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ये बताता हूँ, यानी आपको अपना कवर लेटर कैसे तैयार करना है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये ओपन हो गया था, अच्छा ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए यहाँ पे, ये है कवर लेटर, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये कवर लेटर के अंदर आप अपने सारे डिटेल्स फिल कीजिए और इसके अंदर आप तफसील से डिटेल्स में जो है ना कॉन्सुलेट को ये बताइए कि भाई मुझे टूरिज़्म पर्पस के लिए जाना है, और डे बाय डे जो आपकी आइटनरी रहेगी साउथ कोरिया के अंदर, कि पहले दिन हम लोग सोल में उतरेंगे, वहाँ पे ये होटल में रुकेंगे, आराम करेंगे, फिर हम जो है अगले दिन ये शहर में जाएंगे, उसके बाद ये शहर में, ऐसी पूरी जो आइटनरी है, और आपका जो रिटर्न टिकट है वो आपको साथ में जोड़ना है। उसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके पास में आपकी जो सैलरी स्लिप है वो पिछले 3 महीने की जोड़ो, उसी के साथ आपका 3 महीने का IT रिटर्न जोड़ो,
आपका 6 महीने का जो बैंक का स्टेटमेंट है वो जोड़ो, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए जिसपे स्टैंप वगैरह लगा हुआ हो बैंक का। ये आपके फाइनेंशियल जो है एकदम स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। ये अगर आपने साथ में जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अगर एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आपकी दुकान भी है, नॉर्मल मिसाल के तौर पे कोई आदमी दुकान भी, कोई धंधा कारोबार बिजनेस भी करता है ना, तो उसका भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका जो ट्रांजैक्शन दुकान के अकाउंट पे होता है या आपके अकाउंट पे जो भी है, आप अपने फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया, 6 महीने का आपका बैंक का स्टेटमेंट और 3 महीने का आपका आईटी रिटर्न, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ना है। और ये जो मैंने कहा ना आपको कवर लेटर, ये याद रखो। आपको कवर लेटर आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से पूरा जो है ना मेंशन करना है एक एक चीज को उसके अंदर। और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, ये बीएलएस वाले आपसे लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि जब मेरा वीज़ा एप्लीकेशन मैंने आपके पास में दे दिया, तो वो देने के बाद में मैं कॉन्सुलेट को कॉल नहीं करूंगा, ईमेल नहीं करूंगा। ये पॉइंट याद रखो। साउथ कोरियन कॉन्सुलेट जो है ना, वो यूरोपियन कॉन्सुलेट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसके लिए ये यहाँ पे आपको डेट डालना है, अपना नाम, अपना सिग्नेचर के साथ में ये भी आपसे जो है बीएलएस इंटरनेशनल वाले लेंगे। और जब वो आपसे ये ले लेंगे, वो लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको जो है ये चीज़ याद रखना है। क्योंकि 10 दिन कम से कम अगर आपने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दिया है ना, तो आपको 10 दिन तो हर हालत के अंदर लगने वाले हैं। अब जब 10 दिन आपको लगेंगे, तो वो जो 10 दिन आपको लगेंगे ना, तो वो 10 दिनों के अंदर आपको जैसे बीच में जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे दरमियान में जो है, जैसे आपको कोई छुट्टी का दिन आ जाता है, जो 10 दिन है वो वर्किंग 10 दिन होंगे। अब मेरे केस में क्या हो गया था कि मैंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो बीच में जो है गणेश चतुर्थी आ गई, और इसी तरह से जो है ईद मिलाद वगैरह के प्रोग्राम आ गए, और फिर ये सारी छुट्टियां आई, फिर उसके अलावा और भी कोई छुट्टी थी। इस तरह से कम वो जो 10 दिन है, वो पूरे 10 दिन 18 दिन या 20 दिनों के अंदर 10 दिन हुए थे। तो ये आप याद रखो। तो बेहतर यही रहेगा, मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि अगर आप जो है ना, आप अगर बजाय यानी अगर आपको जब भी सफ़र करना है, तो वो सफ़र करने से कम 1 महीना या 35 दिन पहले, कम से कम 35 दिन पहले जो है अगर आप अप्लाई करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 35 दिन पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो आराम से, इत्मीनान से जो है आपको यानी आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो आपके टाइम से पहले हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं वापस गूगल पे गया था, तो मैंने एप्लीकेशन डाला वहाँ पे, और ये यहाँ पे फॉर्म आ गया। ये जो फिल आउट द ई फॉर्म है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है ना, ये जो एकदम ऊपर जो डिप्लोमेटिक ऑफिस नज़र आ रहा है ना, इसमें करना है मुंबई। देखो ये पहले आपको ये जो सर्च है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो अगला यहाँ पे ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, ये लोगों को पता नहीं रहती, लोग परेशान होते। आप इस तरह से परेशान होके जाओगे। वो 500 रुपये जो लेते ना, खाली यही मालूमात के लेते हो। अब देखो हम मुंबई से अप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट नीचे, सबसे नीचे मुंबई है, कोरियन कॉन्सुलेट जनरल मुंबई आ गया। वहाँ पे उसने उसको ले लिया। ठीक है। और जो पहला ऑप्शन है हमारा, हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, किस लिए आप जा रहे हो वो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है, आप जिस काम के लिए भी जाना चाहते। अब हमने टूरिज्म के लिए किया है तो पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे। मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। तो पहला ऑप्शन अगर हमने टूरिज्म भी ले लिया, उसके बाद हम नीचे आएंगे और देखो स्टेटस ऑफ स्टे जो है ना वो यहाँ पे आ गया।
इसके अंदर वापस से हमको वही चीज को ये करना है, यानी ये जो B2 वीजा दिख रहा है आपको, ये आपको जो है टूरिस्ट वीजा पे B2 करना है। मैं हमेशा जो है C1 वीजा करता हूँ। ये देखो, ये जो शॉर्ट टर्म है ना, ये वीजा मैं करता हूँ, क्योंकि हमको यही शॉर्ट टर्म ये C1 या C3 इस तरह से मैं उसमें हमेशा सेलेक्ट करता हूँ। चलो मैं आपको वही तरीका बताता हूँ हमारा मीटिंग वाला, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और वो करने के बाद में आपको किसी कंपनी ने बुलाया है, अगर मुझे बुलाया है तो मैं यस करता हूँ। और आर यू मेंबर ऑफ कोरियन वीज़ा पोर्टल, तो हम लोग मेंबर नहीं है उसके, तो इसको हमेशा नो कर देने का। और अगर अपने को समझो टूरिज़्म पर्पस के लिए आप जा रहे हो ना, चलो टूरिज़्म पर्पस से और आपको आसानी से समझ में आएगा, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। तो आपने नो कर दिया तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए आपके सामने। चलो, और हमने यहाँ पे कर दिया वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। चलिए, अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे। जब आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो वो इनविटेशन लेटर, ये वेटर की कोई ज़रूरत नहीं आपको। अब यहाँ पे जो है ना, आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो खुद भी सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस तरह से उन्होंने पूरा आपको बताया है कैसा कैसा आपको अपना नाम, यहाँ पे क्या चीज़, ये जो लिखी हुई है नंबर के साथ उन्होंने दे दिए। खाली आपको आपके पासपोर्ट के डिटेल्स यहाँ पे फिलिप करना है। यहाँ पे जो गिवन फैमिली नेम का मतलब आता है आपका सरनेम क्या है, तो सरनेम में हमेशा याद रखने का। अब हमारे यहाँ पे डबल टिबल सरनेम होते हैं, लेकिन पासपोर्ट पे जो आपका सरनेम है वही यहाँ पे लिखो। गिवन नेम में जो आपका नाम है वो लिखो। ये फुल नेम इन चाइनीज को छोड़ दो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखो, मेल फीमेल लिखो। नेशनलिटी में वापस में आपको ये सर्च में ही जाना है और यहाँ पे इंडिया करना है आपको। इंडिया जब आप करोगे तो आपको सर्च करना है इंडिया, और ये आ गया इंडिया, तो वो ऑटोमेटिक लेगा वहाँ से। उसके बाद में नीचे जब आओगे आप तो क्या लिखा है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर में अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, ये याद रखो। और आधार कार्ड की कॉपी भी आपको साथ में जोड़ना है पासपोर्ट की कॉपी के साथ, ये भी याद रखो। अदर नेम नो, अदर कंट्री की सिटीजनशिप नो। चलिए, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अब यहाँ पे जो है ये अपना ऑप्शन नहीं है, ये जो डिटेल्स कंफर्मेशन है ना, यही फॉर्म आपको रिटर्न मिलता है, इसी के अंदर वो आपको सारी चीज़ें करके दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है पासपोर्ट के बारे में डिटेल्स है। हमारा जो पासपोर्ट होता है वो रेगुलर होता है। पासपोर्ट का नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालना है, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ। मिसाल के तौर पे हमारे इंडिया में यानी महाराष्ट्र में, क्योंकि हम मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं, तो मुंबई, पुणे, नागपुर, ज़्यादातर ये 3 सेंटर होते हैं। भले आपने अपने गांव से अप्लाई किया हो, लेकिन उसका जो जहाँ से वो प्रिंट होता है या तो पुणे से होगा या नागपुर से होगा, ये याद रखना हमेशा। इशू की डेट भी यहाँ पे डालना है आपको। और उसके बाद में जो है नीचे हम आएंगे तो नीचे जो है वो पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, तो नहीं है, तो हमने नो कर दिया, तो वो चला गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है हमारी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया की है। ये जो पासपोर्ट पे एड्रेस है बस वहीं पे ये उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करो। और इसी तरह से जो है यहाँ पे, हाँ, इसी तरह से जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर डालना भी ज़रूरी है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं पुणे से हूँ तो 020 और उसके बाद में डायरेक्ट 00 डाल दो आप। ऐसा मुंबई से है तो 022 और उसके बाद डायरेक्ट 00 डाल दो। मोबाइल नंबर डालो आप अपना, ईमेल एड्रेस ज़रूर डालो। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे वो वापस से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम जहाँ पे आप रहते तो ये यस कर दो, तो नीचे की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अपना इमरजेंसी कांटेक्ट में अपने घर में अपने बेटे का, भाई का, किसी भी रिश्तेदार का यहाँ पे नाम लिखो पूरा, और इंडिया ही लिखो। फिर यहाँ उनका मोबाइल नंबर डालो और यहाँ पे आपका रिलेशन उनके साथ में, जैसे आपका बेटा है, भाई है,
वालिद है, जो भी है। उसके बाद यहाँ सेव करो और सेव करके फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ वो मेरे से यही कह रहा है नाम के बारे में। और ऐसे ही ये जो फोटो का रिक्वायरमेंट है ना, तो क्या करना है कि जो फोटो वाला है आपके गांव में मोहल्ले में जो भी होगा उसको बोलना भाई 35-45 जो फोटो है जो वीज़ा के लिए चाहिए, तो वो वीज़ा वाली फ़ोटो आप वहाँ पे 35-45 उनसे लेकर वही 35-45 जो फ़ोटो है उसका सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल में ले लो। अक्सर फ़ोटो वाले वो दे देते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपने ले लिए और आपने जो है वो जो, क्योंकि आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपी लगने वाली है, तो सॉफ्ट कॉपी आप अपने लैपटॉप के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दो। और यहाँ से जब आप फ़ोटो का रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे, फ़ोटो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का सिस्टम ऐसा होता है, इसके अंदर जो है ना, अगर फ़ोटो आपका पुराना है और आप वही उसको ऐड करना चाह रहे तो वो नहीं लेगा, इसलिए नया फ़ोटो चाहिए उसके लिए। तो बहरहाल आपने इस तरीके से अपना फ़ोटो उसमें लगा दिए तो आपका फ़ोटो भी आ गया। और फ़ोटो आने के बाद में अब जब आप नेक्स्ट के ऊपर जाओगे ना, तो नेक्स्ट के अंदर भी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है कोरिया के बारे में। आप कोरिया में कहाँ रुकोगे, आपका वहाँ पे होटल का एड्रेस आपको डालना है, बस वही सारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी कुछ भी नहीं। ये फॉर्म आपने अच्छे तरीके से इसको 2-3 बार रिव्यू कर लेने का अच्छे तरीके से, और उसके बाद में ये फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, तो देखो आपको जो है ना एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और वो एप्लीकेशन नंबर जब आपको मिलेगा, यानी वो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, और वो निकालने के बाद जो अभी मैंने आपको कहा हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स साथ में जोड़ना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपने ये फॉर्म है, फॉर्म के साथ में आपका कवरिंग लेटर, जिसमें आपके सारे डिटेल्स, और कवरिंग लेटर में पूरे आदाब और अलकाब के साथ में लिखने का, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया मुंबई इंडिया। ये देखो मैंने जिस तरह से ये बनाया हुआ है यहाँ पे, ऐसा पूरा प्रॉपरली। और फिर उसके बाद में सारे डिटेल्स और अपना पूरी आइटनरी आप, यानी वो कॉन्सुलेट जनरल जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो सिर्फ आपका यही चेक करते हैं, बाकी के जो नीचे वाले लोग होते हैं बाकी की चेकिंग वो लोग करते हैं। तो इसके लिए आपने प्रॉपरली ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा, कॉन्सुलेट जनरल को ये साथ में आपने जोड़ दिया, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें। और आप अब यहाँ से जब जाओगे ना, तो और एक और कुछ चीज़ें याद रखो। आप BLS इंटरनेशनल में वो लोग गूगल पे, फ़ोन पे से पैसे नहीं लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पैसे नहीं लेते हैं, वो आपको कैश ही लेकर जाना है, ये याद रखो। और ये भी याद रखो कि आपका एप्लीकेशन का जो उनका टाइमिंग है ना, देखो यहाँ पे उन्होंने वो भी लिखा हुआ है कि जो टाइमिंग होता है वो 1 या 1:30 बजे तक उनका होता है। उसके बाद में फिर वो एप्लीकेशन नहीं लेते हैं सुबह में 9 बजे से। तो ये भी आप याद रखो। आपको मुंबई वालों के लिए, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में हैदराबाद भी आ गया, तो ये लोगों को डायरेक्ट जो है साउथ कोरियन कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में भी BLS इंटरनेशनल है, हैदराबाद वाले डायरेक्ट BLS इंटरनेशनल जो है हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो BLS इंटरनेशनल में आप अप्लाई कर दोगे, और वो एप्लीकेशन देने के बाद अगर उनको और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है तो वो आपसे मांग सकते हैं। बाकी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी आपके खाली डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपका आइटनरी जैसे मैंने बताया, होटल की बुकिंग वहाँ पे प्रॉपरली। अब होटल भी आप कैसे बुकिंग करोगे वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी देखो, ये आपने जो है ना साउथ कोरिया के अंदर अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप अकेले हैं, तो अगोडा से बुकिंग करो, क्योंकि ये अगोडा जो है ना ये एशियन कंट्रीज़ की स्पेशल वेबसाइट है ये अगोडा। तो ये अगोडा में जाके आप वहाँ पे जो है बुक करोगे तो आसानी के साथ में आपको जो है वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगी, यानी हॉस्टल मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी महंगाई, लोग बोलते हैं बहुत महंगाई है, ऐसा है वैसा है, इतनी भी ज़्यादा वहाँ महंगाई नहीं है।
आप सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, अगर आप अकेले आदमी हैं और अगर आपको होटल भी लेना है वहाँ पे, तो आप होटल भी ले सकते हैं। अगोडा पे जाओ, अगोडा के अलावा booking.com है, ट्रिप है, देखो ये एक और वेबसाइट है trip.com बोल के। तो इस पे जो है ना, अच्छी चीज़ ये है, अभी अगोडा के ऊपर आजकल प्लेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो ये ट्रिप जो है, trip.com के ऊपर भी आप होटल भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे booking.com है, इसके ऊपर भी। तो प्रॉपरली जो आपकी आइटनरी है उसके एतबार से आप अपनी बुकिंग कीजिए, और वो बुकिंग करने के बाद, बुकिंग आपकी हो गई, वो बुकिंग करने के बाद में जो है आप वो साथ में जोड़िए। प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब वो लोग फ़ोन करके वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। और ऐसे ही जो रिटर्न टिकट के बारे में मैंने आपको बताया हूँ, तो प्रॉपर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं जब भी अप्लाई करता हूँ, सबसे पहली मर्तबा मैंने खुद से अप्लाई किया था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं बगैर जो ये होता है आइटनरी जो होती है, कवरिंग लेटर वगैरह, कुछ पता नहीं था अपने को, डॉक्यूमेंट लेके मैं चला गया कॉन्सुलेट में। फिर उन्होंने वहाँ बताया कि कवरिंग लेटर होना ज़रूरी है। फिर बाद में पता चला कि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। तो ये सारा एक्सपीरियंस जब आ गया एक मर्तबा में, तो फिर उसके बाद से अभी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि आप इस तरह से प्रॉपरली BLS इंटरनेशनल के थ्रू अप्लाई कीजिए। पुणे वालों को मुंबई जाना पड़ेगा, पुणे में कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखो। आप सोचोगे भाई पुणे में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो अब आपकी मैं मालूमात के लिए बता दूं, वो एजेंट भी BLS वालों के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है कॉन्सुलेट नहीं जा सकते हैं। तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होगा। यानी आप वो एजेंट को पुणे में जो है मंडे को देंगे, तो ट्यूसडे को वो जाएगा BLS इंटरनेशनल में। फिर वो ट्यूसडे को BLS इंटरनेशनल में देगा, या फिर वेंसडे को देगा, बोलेगा यार ट्यूसडे को ज़्यादा मुंबई के पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपके 3 दिन तो उसी ने खा गया। तो इसके लिए बेहतर ये है, आप सुबह सुबह डेक्कन क्वीन जो ट्रेन चलती है, सुबह सुबह यहाँ से निकल जाओ 7 बजे। 10 बजे आप मुंबई पहुँचते हो, VT स्टेशन के बिल्कुल सामने से 12-12 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले, वो डायरेक्ट आपको ये जो कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है उसके सामने ले जाके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।